एक बार मैं उन क्वेश्चंस का आइडिया दे रहा हूँ और कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। 2-4 कैलकुलेशन मैं बताऊँगा, शेष कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था और क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी 3rd नंबर की, आप कॉपी को सामने रखें जिससे बार बार याद आए। और एक फॉर्मूला आया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। याद करेंगे ये इस फॉर्मूले बेसिस पर एग्जामिनर हमसे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी इसी फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन आया था और सेकंड ग्रेड 2022 में भी इसी बेसिस पर क्वेश्चन आया। याद करेंगे मैंने कहा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल प्रभाज्य के बराबर होता है और मैंने आपसे कहा कि विलेय के मोल प्रभाज्य कैसे निकालेंगे। विलेय के मोल प्रभाज्य निकालने का तरीका होगा, ऊपर तो विलेय के मोल और नीचे मैंने कहा था विलेय प्लस विलायक के मोल होंगे। ध्यान आया होगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उस समय हम ये मान के चलते हैं कि जो राउल्ट का जो लॉ है वो उन सॉल्यूशंस पर अप्लाई होता है जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं। कहने का मतलब विलायक बहुत ज़्यादा है और विलेय विलायक की तुलना में नगण्य है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस छोटे n को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और फाइनली जो मैंने आपको कॉपी में आप रिमाइंडर करके देखेंगे तो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया होगा P0 माइनस P अपॉन P0 और ऊपर तो मोल है विलेय के मोल और हर में मोल है विलायक के मोल। ये फाइनली एक क्वेश्चन निकल के आएगा जो हमें न्यूमेरिकल बेसिस पर चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से कहते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर एक प्योर जहां लिखा आ जाए इसका मतलब यह है इसमें कोई दूसरी चीज़ मिली हुई नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या कहता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर एक प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया और ये कहा कि ये एक प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसका अणुभार भी बता दिया उसने कि इस लिक्विड का अणुभार 80 है। और ये बताता है कि जब ये लिक्विड प्योर स्टेट में है और हम इसको 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसके द्वारा जो वाष्प दाब बनती है वो 0.850 एटमॉस्फेयर बनती है। तो ये हमें पता चल गया। वापस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, एक विलायक है, एक लिक्विड है। जब हम इसको 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, प्योर सॉल्वेंट है ये, अभी हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया, उस समय जो इसकी वेपर प्रेशर है वो 0.850 एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब आपको P0 का मान क्वेश्चन में दे रखा है। P0 प्योर स्टेट में जब लिक्विड के अंदर आप कुछ नहीं मिलाते उस स्थिति में आपके पास वेपर प्रेशर दे रखी है 0.850 एटमॉस्फेयर। फिर वो ये कहता है कि इसके बाद अब इस लिक्विड के अंदर मैं एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का मतलब यह है आप आइटा की वैल्यू 1 माने। समझ में आ गई बात भाई। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन XA के बराबर होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था इसको आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? तब मल्टीप्लाई करते हैं जब आपको लगे कि ये वैद्युत अपघट्य आयनित हो सकता है। लेकिन उसने तो बाकायदा क्वेश्चन में कह दिया कि जो हमने इसके अंदर वैद्युत अपघट्य मिलाया है वो अनायनित है, वो आयन नहीं देता। इसका मतलब यहाँ आइटा की वैल्यू हमें 1 ही रखनी है। अब जो हमने इसके अंदर एक वैद्युत अपघट्य मिलाया वो 0.5 ग्राम का मिलाया। कितने का मिलाया? 0.5 ग्राम का। वो ये कह रहा है कि जो हमने विलायक लिया है, जो हमने, वापस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या किया, इस ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर एक वैद्युत अनपघट्य मिलाया है जिसका भार कितना है? 0.5 ग्राम। एक विलेय मिलाया है जिसका भार 0.5 ग्राम है और जो ये ऑर्गेनिक लिक्विड है यानी विलायक है इसका भार हम कितना ले रहे हैं? 40 ग्राम। समझ में आई बात? कि इस 40 ग्राम विलायक के अंदर, इस 40 ग्राम विलायक के अंदर हम 0.5 ग्राम विलेय मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है अगर आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर कितनी बनती है? 0.845 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब आपको P दे रखा है, ये विलियन का वेपर प्रेशर है वो कितना है? 0.845 एटमॉस्फेयर।
अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो आपने इसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाया है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, या जो आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया है उसका अणुभार ज्ञात करें। अब आपके सामने सारी चीजें, मुझे ये पता है कि जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है, जब विलायक शुद्ध अवस्था में है, तो उसके द्वारा वेपर प्रेशर कितनी लगाई जाती है 0.850 एटमॉस्फेयर 30 डिग्री सेल्सियस पर। और जब हम उसके अंदर विलेय मिला देते हैं वो सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम हो जाती है, और कितनी कम हो जाती है 0.845 एटमॉस्फेयर अपॉन 0.850। यहाँ तक आ गया वो समझ में, इक्वल टू ऊपर किसके मोल है, ऊपर है विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय की घोली गई मात्रा ग्राम में बटे विलेय का क्या आइडेंटिफाई करना है अणुभार, यही तो ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय की घोली गई मात्रा सॉल्यूशन में बेटे विलेय का अणुभार। एन क्या है, विलायक के मोल। विलायक के मोल कैसे निकालेंगे, विलायक की ली गई मात्रा कितनी है 40 ग्राम, और विलायक का अणुभार बोलो कितना है 80। कहा ना इसने, आपने विलायक कितने ग्राम लिया है 40 ग्राम, और पहले ही ऊपर बता दिया था इस विलायक का अणुभार कितना है 80। अब देखो 0.850 में से ये 0.845 गया तो ये बचा 0.005, और ये रहा 0.850, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/170 बराबर 0.5 को हम आधा लिख सकते हैं चाहे तो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 80/40 को लिख दोगे 2, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 0.5 का मतलब आधा ही होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। MW फाइंड आउट करना है, वज गुणा कर दोगे तो MW बराबर आपके पास कितने ग्राम आ गया 170। समझ में आ गया होगा, बुकलेट का सभी के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बुकलेट के अंदर पीछे शुरू में अलग है, और बाद में आप अपनी बुकलेट को अगर देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड 2022 का ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में सॉल्यूशन पर आया था। जब भी वाष्प दाब पर अगर क्वेश्चन आएगा यही न्यूमेरिकल आएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल प्रभाज्य के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस वाले क्वेश्चन में आयटा का मान 1 ही रखा जाता है। एक्स से लगाओगे, एक्स विलेय के मोल प्रभाज्य हैं, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, विलेय की क्या मात्रा आपने सॉल्यूशन में घोली है बटे उसका अणुभार। विलायक के मोल होते हैं विलायक की दी गई मात्रा ग्राम में बटे उसका अणुभार। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा 170। उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया समझ में सभी के। लाइव वाले बेटा एक बार बता दें सभी के क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, एक बार थंब मार दें सभी के सभी लोग। कैलकुलेशन कर देखना चाहें तो वो जो आपकी बुकलेट निकालते हो ना उसी के साइड में रफ में जल्दी जल्दी लिख लो, या एक बुकलेट में मिल जाएगा तो आंसर नंबर बुकलेट को सामने रखो और आंसर नंबर लिख लो, ये आंसर नंबर इतना है। एक बार लाइव वाले बताएं बेटा सभी के समझ में आ गया। थंब मार दें बेटा सभी लोग। थंब मारे बेटा सभी लोग। समझ में आया नहीं आया बेटा सबके? ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि एक आपने, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की रूपरेखा बता देता हूं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया, ये जो क्वेश्चन है ये परासरण दाब पर बेस है। हमें पता है परासरण दाब निकालने का जो फॉर्मूला है पाए, वो होता है आयटा इंटू CST। ये हमारे पास परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला है। मैंने कहा था हमें सैद्धांतिक परासरण दाब नहीं निकालना होता, हमेशा मतलब प्रायोगिक परासरण दाब निकालना होता है, और परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला होता है CST इंटू आयटा, वांटाव गुणांक आयटा से गुना करना है। तब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है 1 गुना 10⁻³ मोलर एक एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी उसने कहा एक एसिडिक सॉल्यूशन है, पानी के अंदर आपने एसिड डाल रखा है, और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास 10⁻² है, यानी कंसंट्रेशन आपको सॉल्यूशन की पता है 10⁻²। फिर वो कहता है इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस पर
इस सॉल्यूशन का जो परासरण दाब है वो 0.248 एटमॉस्फेयर है। यानी कि आपको ये पता है कि सॉल्यूशन का परासरण दाब कितना है, 0.24 एटमॉस्फेयर। आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है 10⁻²। आपको S का मान पता है 0.082। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लगता है, 27 में 273 जोड़ दोगे 300। फिर वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि जो आपने सॉल्यूशन के अंदर विलेय एसिड मिलाया है उसके लिए आइटा का मान ज्ञात करें, या उस एसिड के लिए आइटा का मान ज्ञात करें, अम्ल का वांटाप गुणांक की गणना करें। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एसिडिक सॉल्यूशन है, हमने पानी में एसिड मिलाकर एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन आपको 10⁻² दे रखी है। याद करेंगे यहाँ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, यहाँ कंसंट्रेशन मोलरिटी में होती है, और उस एसिडिक सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो हमें 0.248 एटमॉस्फेयर दे रखा है। और वो पूछ रहा है कि जो आपने मिलाया है, जो आपने एसिड मिलाया है उसके लिए आइटा आइडेंटिफाई करें। आपके पास कंसंट्रेशन 10⁻² दे रखी है, S का मान 0.082 है, टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आपके पास आइटा का मान होगा वो आंसर आता है। मोलरता, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलरता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ S या R एक ही बात है, या R से रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं S से करता हूँ, S की वैल्यू 0.082, जो भी वैल्यू है आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक एरर है। ये कहता है आपको निम्नलिखित पैरामीटर्स दिए गए हैं, आप आइडियल सॉल्यूशन को खोलेंगे, निम्नलिखित पैरामीटर्स के लिए बात कीजिए। ΔH मिक्सिंग बराबर 0। तो आपको पता है जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाया जाता है तो ना तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ΔH मिक्सिंग बराबर 0 है। ΔH मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, ये आपको पता है नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए है। ΔH मिक्सिंग पॉजिटिव, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए है। ΔV मिक्सिंग भी धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए। अब लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चन ये था ट्रू सॉल्यूशंस के लिए क्या सही नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन के लिए सही उत्तर है। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन तो आइडियल सॉल्यूशन भी है और ट्रू सॉल्यूशन तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी है। हाँ, अगर वो ये लिखता कि बताओ आदर्श विलयन के लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी बात सही है तो फिर हम कहते ΔH मिक्सिंग बराबर 0। लेकिन उसने तो आपसे कहा कि बताओ ट्रू सॉल्यूशन के लिए कौन सी बात सही है। अब ट्रू सॉल्यूशन तो क्या होता है, जब यहाँ ट्रू का मतलब वास्तविक विलयन से है, वास्तविक विलयन समांगी होता है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण वास्तविक विलयन कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन तो आइडियल भी हो सकता है, नॉन आइडियल भी हो सकता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बात सही है तो फिर आप कहते ΔH मिक्सिंग बराबर 0। और हमें RPSC में क्वेश्चन को मजबूरी में कई बार अटैम्प्ट भी करना पड़ता है, पता है ये क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जनरली आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है। सत्य का मतलब यहाँ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो बात अलग है, RPSC ने बाद में डिलीट किया है। तो ΔH मिक्सिंग बराबर 0 करना था अगर यहाँ आइडियल सॉल्यूशन होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का पहले मैं बेस बता देता हूँ। इसके अंदर आपसे पूछा गया कि आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है कि जब भी मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो विलायक के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ΔTB जोड़ दिया जाता है। समझ में? क्वेश्चन की धारा यह है कि हमने 2 किलो पानी लिया है, 2 किलो पानी, और इसके अंदर हमने 36 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया है। 2 किलो पानी में हमने क्या किया, 36 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया है और हमसे पूछा गया इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये तो कन्फर्म बात है कि हमने पढ़ा भी है क्वथनांक का उन्नयन, हमने पढ़ा भी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
हमने पढ़ा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, 2 किलो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आप इसके अंदर ग्लूकोज मिला देंगे ये सॉल्यूशन बन जाएगा, तो 100% बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा आना ही है। तो 4 ऑप्शन चारों की चारों हमारे पास 100 से ज़्यादा है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 100 से कम है। ये हो नहीं सकता 273 केल्विन क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अरे समझ में आ रही बात? अब हमसे क्या पूछा गया है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। T0 क्या है? विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, और विलायक का बॉइलिंग पॉइंट पानी है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हैं क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। डेल TB निकालने का मैंने फॉर्मूला बता रखा है। डेल TB निकालने का फॉर्मूला होता है आयटा KB इंटू मोललता। ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है, तो इसके लिए आयटा का मान 1, KB का मान क्वेश्चन में दे रखा है, पानी के लिए KB का मान 0.52। मोललता कैसे निकालते हैं? मोललता में अंश में तो लिखा रहता है विलेय के मोल और हर में लिखा रहता है विलायक का भार kg में। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? विलेय के मोल ऊपर तो है विलेय के मोल, नीचे है विलायक का भार kg में। विलेय क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल कैसे निकालोगे? ग्लूकोज की घोली गई मात्रा 36 ग्राम और उसमें 180 का भाग लग जाएगा, तो ये तो हो गए विलेय के मोल। आया समझ? विलायक का भार किसके अंदर रखना है? kg में, और बाकायदा क्वेश्चन में दे रखा है कितना kg? 2 किलोग्राम। पानी 2 किलोग्राम दिया है। कैलकुलेशन आपने की, ये गया 18 बार, ये गया 10, तो अब आपने 0.52 में 10 का भाग लगाया तो ये हुआ 0.052, और आपने 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 0.052 जोड़ दिया तो आपका आंसर क्या रहा? 100.052 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूँ सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें आंसर 100.052 RPSC ने क्यों किया। आगे समझ में? आपको फिक्स तरीके पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। इस पर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को आराम से पहले राउंड में जोर आता है, काफ़ी समय है हमारे पास। 2 किलो पानी में 36 ग्राम ग्लूकोज घोला, पूछा गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालें, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करें। आगे समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन का बेस ये था कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया प्रोटीन का, और जो प्रोटीन हमने मिलाया ना उसका हमें अणुभार ज्ञात करना है, और जो हमें विधि काम में लेनी है, याद करेंगे प्रोटीन, बहुलक, ग्लूकोज आदि का जो हम अणुभार ज्ञात करते हैं उसके लिए जो विधि होती है वो परासरण दाब विधि है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये लगा, पाए बराबर, एक बार बेस बता देता हूँ, आयटा CST, कुछ ना दे तो आयटा 1 मानना है। प्रोटीन जैसे पदार्थों के लिए आयटा 1 होता है, पाए। कंसंट्रेशन क्या होती है सर? मोल बटे आयतन, S और T। मोल कैसे निकालते हैं? विलेय की घोली गई मात्रा ग्राम में बटे उसका क्या कर दोगे? अणुभार ST, और आयतन ये लीटर में होना चाहिए। आया समझ में? और हमें जो विलेय का अणुभार निकालते हैं इस विधि से, तो फॉर्मूला कॉपी में लिखा रखा है W0ST/π। समझ में आ गया? लिखा है ना कॉपी में। अज्ञात विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक 300 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml। मैंने कहा था एक टंकी ऐसी है जो 1 सेंटीमीटर लंबी है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर ऊंची है, तो उसमें 1 ml पानी आता है। ये कह रहा है कि प्रोटीन का एक सॉल्यूशन है जो 300 ml का है। प्रोटीन का एक सॉल्यूशन है, यानी मैंने पानी में प्रोटीन घोला हुआ है और ये 300 ml का सॉल्यूशन है। इस 300 ml के सॉल्यूशन में प्रोटीन की मात्रा कितनी घोली हुई है आपने? 2 ग्राम। और इस सॉल्यूशन का जो परासरण दाब है 300 केल्विन टेम्परेचर पर 2.5 गुना 10⁻⁴ बार है। कॉपी में लिखाया हुआ है एटमॉस्फेयर और बार एक ही बात होती है। और मुझसे ये पूछा गया है कि जो आपने सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन घोला है उसका आपको अणुभार ज्ञात करना है। अरे आगे समझ में?
और फॉर्मूला आपके सामने है W0ST/पाई। W0 यहां पर क्या है, प्रोटीन की कितनी मात्रा आपने घोली है, 2 ग्राम। S आपको कितना लगाना पड़ेगा, 0.082। टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है 300 केल्विन। परासरण दाब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻⁴ बार। आयतन जरूर आपको कितना दे रखा है, 300 ml, और ml को लीटर में बदलने के लिए इसके अंदर कितने का भाग लग जाएगा, 1000। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और इसका आंसर आपके सामने सेकंड आ जाएगा। एक बार लाइव वाले बता दें बेटा, 5 क्वेश्चन आपके समझ में आए, 5 क्वेश्चनों का तरीका समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग में आया कि एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर पूछता है। समझ में आ गया? एक बार थंब मार दें सभी लोग अगर आपके दिमाग में बन गया। बेटा बुकलेट तो निकाल लो, बुकलेट तो आप सारी निकालो, बॉटनी की भी निकालो, जूलॉजी की भी निकालो, जो मैं उसमें डाल रहा हूँ ऐप में, और उन क्वेश्चंस को करो भी, और जो याद नहीं हो रहे उन पे सर्किल लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, और इसमें क्वेश्चन का जो आधार था वो राउल्ट का नियम था। याद करेंगे राउल्ट का नियम, याद नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी को सामने घोलेंगे। राउल्ट का नियम याद करेंगे। राउल्ट क्या कहता है, जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो सॉल्यूशन जो बन जाता है उस विलयन की जो वाष्प दाब होती है वो विलायक की मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। तो जो विलयन की वाष्प दाब होगी PS, वो किसके बराबर होगी, हम कहेंगे P0XB के बराबर। राउल्ट का नियम कॉपी में खोलेंगे, याद आएगा। जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन की वाष्प दाब उस विलयन की जो वाष्प दाब होती है वो उसमें उपस्थित विलायक की मोल प्रभाज के समानुपाती होती है, और समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर P0XB। अब क्वेश्चन को देखें। P0 विलायक और P विलयन की वाष्प दाब है। N1 तो विलायक के मोल प्रभाज है और N2 विलेय के मोल प्रभाज है। तब हमसे ये पूछा जा रहा है कि विलयन की वाष्प दाब क्या होगी, तो आप कहोगे विलयन की वाष्प दाब PS बराबर P0, और XB विलायक के मोल प्रभाज है, और यहाँ विलायक के मोल प्रभाज को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, N1 से। तो आपके पास आंसर हो गया। राउल्ट नियम पर डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आपको राउल्ट नियम आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, कॉपी में 10 फॉर्मूले बनेंगे एक पेज पे मुश्किल से। शुरू में लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, बाद में धीरे धीरे लगने लग जाएगा, तो ये तो खटाखट खटखट कुछ भी नहीं है। 0.082 कांस्टेंट है। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस बात पर निर्भर करता है, ये लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस बात पर निर्भर करता है, तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर सबसे पहले तो ताप पे निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा था, कोई पानी की ही अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वेपर प्रेशर अलग होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करते हो तो उसकी वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो वेपर प्रेशर बढ़ती है। तो वेपर प्रेशर मेनली किस पर डिपेंड करती है, ताप पर। ये तो गलत हो गया, ताप पर तो निर्भर करती है। अब प्रश्न उठा क्या आयतन पर निर्भर करती है। सोचेंगे, अगर मैं इतनी सी बोतल ले लूँगा, पानी कम ले लूँगा, पानी अगर मैं कम ले लूँगा तो भी अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूँगा तो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही बनेगी, क्योंकि आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट चाहे थोड़ा ले लो चाहे ज़्यादा ले लो, चाहे चिल्लू भर पानी ले लो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और चाहे लंबा चौड़ा आपकी नदी है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आयतन से कोई लेना देना नहीं होता वेपर प्रेशर का। आप थोड़ा पानी लोगे तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर बनाएगा, और समुद्र का पानी ले लोगे तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर बनाएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा, ये केवल और केवल किस पे निर्भर करेगा, ताप पर, लेकिन आयतन पर नहीं। अगला क्वेश्चन, सेकंड गेट 2018।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2018 में, सीधे सीधे क्वेश्चन है। 6 ग्राम एथेनॉइक अम्ल है, आपको एसिटिक अम्ल दे दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिटिक अम्ल है उसका अणुभार 60 होता है, 60। एसिटिक अम्ल CH3COOH और उसका अणुभार 60 है। 6 ग्राम आपको एथेनोइक एसिड दे दिया गया और उसको आपको कहा गया कि उसको हमने 200 ग्राम बेंजीन में घोला। बेंजीन भी विलायक है और इसमें हमने 6 ग्राम एसिटिक एसिड को घोल दिया और हमसे पूछा विलयन की मोललता याद करें। तो मोललता कैसे निकालते हैं? ऊपर तो लिखते हैं विलय के मोल। विलय यहाँ पर क्या है? एथेनोइक एसिड। जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। अब विलय के मोल कैसे निकालोगे? विलय की घोली गई मात्रा 6 ग्राम और इसका अणुभार कितना है? 60। नीचे आता है विलायक का भार। विलायक का भार कितना दे रखा है? 200 ग्राम, लेकिन ग्राम में नहीं केजी में आता है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000। 10 5 1/2 0.5। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2022 इस साल पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2018 इस साल पूछा गया। क्वेश्चन का तरीका वही, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू N/N। ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी जाती है कि जो हमने विलय मिलाया है उसका अणुभार आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देखेंगे, किसी ताप पर जब आप शुद्ध बेंजीन लेते हैं, याद करें जैसे पानी विलायक है, ऐसे शुद्ध का मतलब कुछ नहीं मिला हुआ, ये शुद्ध बेंजीन विलायक है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, ये लगा दो 0.850 बार। मैंने कहा ना बार और एटमॉस्फेयर एक ही बार। इसमें हमने 0.5 ग्राम कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इसने कह दिया जब बेंजीन शुद्ध अवस्था में रहती है ना तो उसका वाष्प दाब 0.850 बार है, ये ले दिया, बोल दिया। अब उसने कहा आपने 39 ग्राम बेंजीन ले लिया, ये ले लिया 39 ग्राम बेंजीन, विलायक का भार आ गया। उसमें मैंने 0.5 ग्राम कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया और मुझसे पूछा गया कि उस अवाष्पशील विलय का आप मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, और साथ ही साथ ये बता दिया गया कि जो सॉल्यूशन बना बेंजीन में, जब आपने उस चीज़ को मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसकी वाष्प दाब आपको दे दी गई 0.845 बार। तो ये 0.845 समझ में आ गया, ये 0.850। ये अभी भी कैलकुलेट किया था, ये 1/170 आता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी फिक्स 170 ही आया है जब भी आरपीएससी ने पूछा। एन क्या है? विलय के मोल। विलय के मोल कैसे बनाएंगे? विलय की घोली गई मात्रा 0.5 और इसका क्या निकालना है? अणुभार। विलायक के मोल कैसे निकालेंगे? विलायक की मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 39 ग्राम और इसका अणुभार कितना होता है? 78। सॉल्व कर लो तो वही 170। आरपीएससी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ऐसा कि ऐसा आया, कोई डाटा भी चेंज नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था कि इनमें आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है। तो आपको कई बार बता दिया बेंजीन और टॉलुइन ये आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो पहले ही पता चल गया फर्स्ट का तो आंसर सी होना चाहिए, तो वैसे ही ये गलत हो गए। फर्स्ट का क्या होगा? सी। फर्स्ट में क्या आएगा? सी। सेकंड और फोर्थ या तो ये होगा यही होगा, ये तो। अब मैंने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल दिया था, याद करेंगे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसके कारण उसकी वेपर प्रेशर कम बनने लग जाती है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर कब पन्ने पलट के देखेंगे तो नेगेटिव डेविएशन में मैंने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का उदाहरण दे रखा है। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव डेविएशन का उदाहरण एसीटोन और क्या हो गया? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में। 500 ग्राम पानी है, 4 ग्राम उसमें NH घोला है और पूछा गया विलयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। अब यहाँ बड़े मजे की बात यह है, उसने ये नहीं कहा कि आपको कौन सी कंसंट्रेशन निकालनी है। अब यहाँ आप खुद अगर सोचोगे, विलय की मात्रा भी ग्राम में है और विलायक की मात्रा भी ग्राम में है। विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा ग्राम में, इसका मतलब W/W यूनिट होनी चाहिए।
और W/W यूनिट, वेट बाई वेट यूनिट मोललता होती है। याद करेंगे, ये तो नॉर्मलता है, इसमें तो आयतन आता है, मोलरता में आयतन आता है, ये ग्राम पर लीटर, इसमें आयतन आता है। आंसर तो एक ही आना है, क्या आनी है? मोललता। कैलकुलेट भी कर लो यदि साहब। मोललता कैसे निकालें? पहले विलेय के मोल निकालो। विलेय की घोली गई मात्रा कितनी है? 4, और NaOH का अणुभार भी होता है 40, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। विलायक का भार केजी में लेना होता है, ग्राम में दे रखा है, तो केजी में बदलने के लिए कितने का भाग? 1000। सॉल्व कर लें, 10, 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो यूनिटलेस होती है? 3 कंसंट्रेशन आपको यूनिटलेस मैंने बताई थी, एक तो परसेंटेज वेट बाई वेट, एक परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक मोल प्रभाज्य। कहा था इन तीनों की कोई यूनिट नहीं होती, मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती। मोललता की तो यूनिट होती है मोल बटे केजी, मोलरता की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और घनत्व की यूनिट होती है आपको पता है ग्राम पर सेमी क्यूब। अगला क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है, उसमें 3 घटक हैं A, B और C। एक सॉल्यूशन में 3 घटक हैं A, B और C। A का भी उसमें 0.2 मोल है, B का भी 0.2 मोल है और C का भी 0.2 मोल है। और पूछा गया उनके मोल अंशों का योग क्या होगा। तो जहां आपको मोल प्रभाज लिखाया है उसमें मैंने एक लाइन लिखाई है, अगर कोई सॉल्यूशन कई अवयवों से मिलकर बना हुआ है तो उनके मोल अंशों का अगर योग करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। कॉपी में देखें, XA + XB बराबर 1, XA + XB + XC बराबर 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अगर उनके मोल प्रभाजों को जोड़ोगे तो उनका योग हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? 3 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन और टोलुइन का सॉल्यूशन अभी भी बताया था। बेंजीन और टोलुइन ये किस तरह के सॉल्यूशन का उदाहरण है? आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2004। इस वाले क्वेश्चन को आगे बताऊंगा क्योंकि यहाँ जब आप रासायनिक साम्य पढ़ोगे तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन को आगे बताऊंगा, इसको इसीलिए अभी मैं छोड़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर रखे 0.1 मोल प्रति लीटर यूरिया विलयन है। मतलब एक यूरिया का सॉल्यूशन है जो 1 लीटर का है और उसमें 0.1 मोल यूरिया घुला हुआ है। पहली लाइन का मतलब यह है, कमरे के ताप पर रखे 0.1 मोल प्रति लीटर यूरिया विलयन का परासरण दाब 2.46 एटमॉस्फेयर है। कमरे का ताप ज्ञात करना है। जब भी परासरण दाब का क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला लगा दिया आयटा CST। यूरिया के लिए आयटा 1 होता है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन का परासरण दाब 2.46 है। कंसंट्रेशन यहाँ हमारे पास दे रखी है 0.1, S का मान लगाओगे 0.082। क्वेश्चन में टेम्परेचर पूछा गया है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 300 केल्विन। अब जल्दीबाजी ने सबने इसका आंसर 300 डिग्री सेल्सियस लगा दिया। पहले ही बता दिया था आंसर 300 केल्विन है। अब 300 केल्विन नहीं है तो फिर आंसर क्या गया? 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन, किसी विलेय के 0.001 मोल प्रति लीटर विलयन में पदार्थ के वांटाव गुणांक का मान 1.5 पाया गया। यदि पदार्थ का अणुभार 75 हो तो पदार्थ का वास्तविक अणुभार ज्ञात करो। एक फॉर्मूला मैंने आपको कॉपी में लिखा है, देखेंगे आयटा बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। कॉपी में देखें लिखा है होगा, जहां आयटा के फॉर्मूले लिखा है ना वहां लिखा है। सैद्धांतिक अणुभार को ही मैंने कहा था वास्तविक अणुभार में। क्वेश्चन को समझेंगे, कोई पदार्थ है, कोई विलेय है और उसके लिए आयटा का मान 1.5 दे रखा है और बता रखा है कि प्रायोगिक रूप से जब हमने उस विलेय का अणुभार निकालने की कोशिश की तो उसका अणुभार 75 आया। पूछा जा रहा है बताओ उसका सैद्धांतिक अणुभार क्या है।
मैंने कहा था ना, जब आइटा का मान एक नहीं होता, एक से कम या एक से ज़्यादा होता है, उस स्थिति में सैद्धांतिक अणुभार और प्रेक्षित अणुभार में अंतर आता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है आइटा का मान 1.5 है और कह रहा है कि सैद्धांतिक अणुभार आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सैद्धांतिक अणुभार का ही दूसरा नाम वास्तविक अणुभार है। तो अब अपने आप समझना था, ये जो दूसरा अणुभार दे रखा है ये प्रेक्षित है। तो 75 को 1.5 से गुना कर दो तो आपका आंसर 112.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.15 मोल विलेय और 0.85 मोल विलायक युक्त विलयन है और उसका वाष्प दाब 120 mmHg है। वापिस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है एक सॉल्यूशन है, उसमें विलेय तो है 0.15 और विलायक के मोल है 0.85 और बता रखा है उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है PS वो 120 mm of Hg है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें विलेय नहीं होता, केवल ये विलायक होता, तो बताएं इसका वाष्प दाब क्या होता। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, राउल्ट लॉ, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब मल्टीप्लाई मोल प्रभाज्य, विलायक के मोल प्रभाज्य। अरे हाँ या ना। अब आपको पता है यहाँ क्वेश्चन में विलयन का दाब तो दे रखा है 120, पूछा जा रहा है विलायक का। एक्स भी किसके मोल है? विलायक के मोल। विलायक के मोल कैसे निकालोगे? विलायक के मोल प्रभाज्य कैसे निकालोगे? विलायक के मोल बटे कुल मोल। ये विलायक के मोल प्रभाज्य तो है। विलायक के मोल प्रभाज्य कैसे निकालोगे? विलायक के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल इन दोनों को जोड़ोगे तो जब आप 120 में 0.85 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 141.11 mmHg। और वैसे भी आपको पता है जो विलायक होता है ना, उसका वाष्प दाब विलयन से ज़्यादा होता है, तो आंसर तो 120 से ज़्यादा आना ही था। विलयन का वाष्प दाब कम होता है, विलायक का ज़्यादा होता है। भाई विलायक का तो ज़्यादा होता है, विलय मिलाते हैं तब कम हो जाता है ना, तो आंसर तो 120 से ज़्यादा आना ही था। तो ये तो गलत हो गया, तो हो ही नहीं सकता था, इन तीनों में से होता। मेरे हिसाब से काफ़ी है, आगे कल बताऊंगा क्योंकि फिजिक्स की क्लास होगी अब, और कल जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने कराऊंगा, फिर आप खुद करेंगे। आज परसों से केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करेंगे। इस सप्ताह का टारगेट केमिकल काइनेटिक है अपना। बुला लेंगे बेटा सर को।